इस वीडियो में हम लोग माइन रिक्लेमेशन को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली रिक्लेमेशन क्या है कि माइन को इस पोजीशन से इस पोजीशन तक लाना, इस पोजीशन से इस पोजीशन तक लाना, यही रिक्लेमेशन है। यानी कि ऐसे वर्किंग किए तो बहुत सारे स्पॉइल डम्प्स बने, हीप्स बने, सरफेस डिस्टर्ब हुआ, सॉइल डिस्टर्ब हुआ, प्लांटेशन हटा। उस प्रोसेस को वापस, जैसे कि माइनिंग स्टार्ट होने से पहले जो था उसी प्रोसेस को अचीव करना, यही रिक्लेमेशन है। इसी चीज का हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो माइन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो पहले एक्सप्लोरेशन करते हैं हम लोग, यानी मिनरल को सर्च करते हैं कि किसी एरिया में मिनरल है या कोल है। उस प्रोसेस को एक्सप्लोरेशन बोलते हैं। सपोज उस एरिया में रिच सोर्स ऑफ मिनरल मिल गया या कोल मिल गया, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, माइन को प्लान करते हैं, माइन को डिजाइन करते हैं। फिर हम लोग उस माइंस को कंस्ट्रक्ट करते हैं, वर्कशॉप बनाते हैं, रोड्स बनाते, ऑफिसेस बनाते हैं, डिगिंग करते हैं, लैंड प्रिपेयर करते हैं, डिफॉरेस्टेशन करते हैं, मतलब लोगों को वहां से हटाते हैं। ये सब कुछ करते हैं। फिर प्रोडक्शन फेज स्टार्ट होता है। फिर लास्ट में क्या होता है कि माइन से जब सारा मिनरल या सारा कोल हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, फिर से वापस से हम लोग क्या करते हैं कि उस एरिया को जैसे वो माइनिंग स्टार्ट होने से पहले था वैसे कन्वर्ट कर देते हैं। उस प्रोसेस को हम लोग रिक्लेमेशन बोलते हैं। आगे देखिए। तो रिक्लेमेशन के बारे में रेगुलेशन नंबर 107 में दिया गया है। कोल माइंस रेगुलेशन 107 रेगुलेशन नंबर में बोला गया है। तो ये सिर्फ इतना सा ही डिफाइन करता है कि ऑल एक्सकवेशंस मेड बाय ओपन कास्ट माइनिंग शैल बी सुटेबली रिक्लेम्ड बाय बैकफिलिंग और बाय एनी अदर मींस। यानी कि हम लोग ओपन कास्ट वर्किंग जो कर रहे हैं, सपोज ये था, यहाँ जितना भी एक्सकवेशन हम लोग किए हैं सबको हम लोग क्या करेंगे, फिर से बैक फिलिंग कर देंगे और उस एरिया को फिर से प्रॉपरली रीसेट कर देंगे जैसे वो पहले था। बस इतना सा डिफिनेशन हमारे सीएमआर में दिया गया है। फिर और इसका बहुत सारा डिफिनेशन है, बहुत सारे प्रोसेसेस हैं। जैसे कि ये क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ मॉडिफाइंग लैंड। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो माइनिंग स्टार्ट किए थे तो हमारा लैंड कुछ इस टाइप हो गया था, है ना। इसी लैंड को हम लोग मॉडिफाई करेंगे, यानी कि फिर से इसमें मॉडिफिकेशन लाएंगे, चेंजेस लाएंगे और उसको लाके फाइनली इस तरह करेंगे। तो यही हमारा क्या है, रिक्लेमेशन में है। ये क्या है कि लैंड को मॉडिफाई करना है ताकि ये इकोलॉजिकली फंक्शनल हो जाए। इकोलॉजिकली फंक्शनल मतलब वहाँ इकोलॉजी, इकोलॉजी मतलब प्लांट्स, एनिमल्स फिर से वहाँ डेवलप, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये सब फिर से वहाँ डेवलप हो पाए और उस लैंड का हम लोग कुछ इकोनॉमिकल यूज कर पाए, यानी कि वहां पर खेती करें या फॉरेस्ट लगाएं या फिर फैक्ट्री लगाएं, कुछ ऐसा इकोनॉमिक यूज उस लैंड से हमको मिल पाए। तो रिक्लेमेशन क्या है, ये कोल प्रोडक्शन प्रोसेस का एक अभिन्न अंग है कि जहां भी हमको माइनिंग करना है, जहां से भी हमको कोल एक्सट्रैक्ट करना है, वहां हमको रिक्लेमेशन करना ही करना है। अब रिक्लेमेशन का दो स्टेप है। पहला है टेक्निकल या फिजिकल रिक्लेमेशन, दूसरा है बायोलॉजिकल रिक्लेमेशन। टेक्निकल या फिजिकल रिक्लेमेशन क्या है कि सपोज ये जमीन था, हम लोग यहाँ गड्ढा वड्ढा किए, यहाँ से हम लोग कोल एक्सट्रैक्ट किए, वो भी हटाए, तो हम लोग जमीन को पहले क्या करें, भर दें। किससे, तो जो हम लोग यहाँ से मिनरल्स, जो हम लोग यहाँ से मटेरियल एक्सट्रैक्ट किए हैं, जैसे सबसे पहले रहता है टॉप सोइल, फिर नीचे रहता है सब सोइल, फिर उसके नीचे रहता है हार्ड रॉक। तो उसी पैटर्न में हम लोग इसको भरेंगे। तो सबसे पहले होता है टॉप सोइल, इस पैटर्न को हम लोग याद रखेंगे, फिर होता है नीचे सब सोइल, फिर उसके भी नीचे हार्ड रॉक। तो उसी पैटर्न में वापस से सबसे पहले हार्ड रॉक भरते हैं, फिर सब सोइल भरते हैं, फिर यहाँ टॉप सोइल भरते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल रिक्लेमेशन। पर ये भर देना सिर्फ पत्थर मिट्टी बालू से सफिशियंट नहीं होता। फिर हमको इस पे फॉरेस्टेशन करने के लिए या एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज करने के लिए हमको उस पे बायोलॉजिकल रिक्लेमेशन भी करना होता है। ये बायोलॉजिकल रिक्लेमेशन क्या है कि वहाँ पेड़ पौधा उगे, उसके लिए वहाँ हमको खाद डालना है, वहाँ हमको फ्रेश मिट्टी लाके डालना है, वहाँ हमको अर्थवर्म लाके डालना है, वहाँ हमको मल्चेस डालना है ताकि वो जमीन उपजाऊ बन पाए। इसी प्रोसेस को हम लोग बायोलॉजिकल रिक्लेमेशन बोलते हैं। तो रिक्लेमेशन प्रोसेस का देखिए, सबसे पहले क्या है, बैक फिलिंग है। बैक फिलिंग मतलब
ये जो हम लोग गड्ढा बनाए थे ऐसे, इस गड्ढे में क्या करेंगे, फिर से हम लोग फिलिंग कर देंगे ताकि ये लेवल बन पाए। फिर रीग्रेडिंग है, रीग्रेडिंग है कि इसका हम लोग स्लोप सुटेबल करेंगे। जैसे मान लीजिए माइंस में ऐसे ओबी डंप है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, रीग्रेडिंग करेंगे, यानी कि फिर इसको समतल करेंगे, फिर इतना समतल करेंगे ताकि ये करीब करीब समतल हो जाए। रीग्रेड करना यानी उसको समतल बनाना। फिर सरफेस को स्टेबिलाईज करेंगे। स्टेबिलाईज करने का अर्थ है कि जैसे रीग्रेडिंग करेंगे तो जैसे बारिश हुआ तो ये धंस जाएगा ऐसे, तो कुछ टाइम में इसको हम लोग कॉम्पैक्ट करेंगे ताकि ये सरफेस हमारा स्टेबल हो जाए, यानी कि मशीन चलने से या फिर बारिश होने से या जल्दी जल्दी धंसे ना। उसी प्रोसेस को बोलते हैं सरफेस स्टेबलाइजेशन। तो ये तीन है फिजिकल रिक्लेमेशन का पार्ट। फिर बायोलॉजिकल रिक्लेमेशन का दो पार्ट है, यानी कि रीवेजिटेशन, उस पर हम लोग फिर से पेड़ पौधा लगाएंगे, और रेस्टोरेशन, रेस्टोरेशन मतलब जैसे पहले वहां जंगल था या उस जमीन पे खेती होती थी, फिर फाइनल उस पे क्या होने लगा, जंगल हमारा लग गया, फिर से उस पे खेती स्टार्ट हो गया, उस टाइप का हमारा मिट्टी जब फिर से वापस हमको मिल गया, यही फेज है रेस्टोरेशन का। नेक्स्ट देखते हैं बैक फिलिंग क्या है, कि बैक फिलिंग हम लोग ओवर बर्डन को लाके उस एरिया में फिर से डाल देंगे। उसके लिए क्या क्या इक्विपमेंट यूज करते हैं, ड्रैग लाइन यूज करते हैं, सोवेल यूज करते हैं, डंपर यूज करते हैं, या कन्वेयर यूज कर सकते हैं। रीग्रेडिंग क्या है, कि जमीन का स्लोप को लेवल बनाना, ठीक है। तो कैसे करते हैं, तो इसको हम लोग व्हील या ट्रैक्ट डोजर से करते हैं। फिर सरफेस स्टेबलाइजेशन, ये क्या है, इसमें हम लोग जमीन को इस पे, जैसे कि रोड हम लोग सबसे पहले बनाते हैं, तो क्या करते हैं कि रोड में मिट्टी डाले, बालू डाले, पत्थर डाले, जो भी डाले, उसके बाद इसके ऊपर बुलडोजर चलाते हैं। वो क्या करता है, उसको कॉम्पैक्ट करता है। कॉम्पैक्ट मतलब टाइट करता है कि वो स्टेबल हो पाए। तो इसी प्रोसेस को हम लोग माइंस में भी करते हैं। फिर रिवेजिटेशन में हम लोग क्या करते हैं, मल्चिंग ऐड करते हैं, मल्चिंग करते हैं। ये मल्चेस, MULCHES, मल्चेस क्या होता है, कि जैसे फल का, फ्रूट का, सब्जी का जो वेस्ट होता है, जैसे कहीं गन्ना फैक्ट्री है, तो जो गन्ना का रस निकालने के बाद जो वेस्ट बचता है उसको मल्च बोलते हैं। या कहीं फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री या फ्रूट जूस फैक्ट्री है, वहां से जो ऑर्गेनिक वेस्ट निकलता है उसी को हम लोग मल्च बोलते हैं, ठीक है। और मिट्टी में मल्च को डालने के प्रोसेस को हम लोग मल्चिंग बोलते हैं। फर्टिलाइजिंग मतलब कि फर्टिलाइजर ऐड करना, लाइमिंग मतलब चूना ऐड करना ताकि सॉइल में जो एसिडिटी है उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके। उसके बाद सॉइल को रीग्रेडिंग करने के बाद उसके ऊपर से हम लोग कहीं से फ्रेश टॉप सॉइल लाके, टॉप सॉइल क्या होता है कि जमीन का जो सबसे ऊपरी सॉइल का पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं टॉप सॉइल, जहां पर क्या होता है प्लांट, ट्रीज, वेजिटेशन लगता है। तो फिर हम लोग रीग्रेडेड सॉइल के ऊपर टॉप सॉइल लाके स्प्रे करते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं अब क्या क्या मशीन यूज करता है। तो स्क्रैपर्स हम लोग यूज करते हैं, है ना। सीडिंग के लिए भी कुछ कुछ मशीन्स यूज करते हैं। रिवेजिटेशन और इस रेस्टोरेशन करने में क्या होता है कि बहुत ज्यादा टाइम लगता है। और सबसे लास्ट पार्ट क्या है हमारा रेस्टोरेशन का, सीडिंग। सीडिंग मतलब कि वहां पर बीज लगाना या ट्रीज लगाना, प्लांट लगाना। अब जैसे कि अभी माइंस के लिए जब हमको कोई परमिशन मिलता है तो हम लोग बनाते हैं उस माइंस का माइन प्लान, माइन प्लान, ठीक है। उस माइन प्लान में हम लोग माइन को कैसे डेवलप करेंगे, माइन को कैसे चलाएंगे, वो सारा कुछ उसमें रहता है। उसी माइन प्लान के साथ हमको माइन क्लोजर प्लान भी बनाना होता है। तो थोड़ा सा हम लोग माइन क्लोजर प्लान के बारे में समझेंगे। माइन क्लोजर प्लान क्या है, कि जब माइन से हमारा पूरा वर्किंग हो गया, मिनरल्स को हम सारा एक्सट्रैक्ट कर लिए, तो हमको उसी तरह माइंस को छोड़ के नहीं चले जाना है। पहले जमाने में क्या होता था, माइंस से मिनरल एक्सट्रैक्ट करते थे या कोल एक्सट्रैक्ट करते थे, फिर माइंस को हम लोग को उसी हाल में हम छोड़ के चले जाते थे। पर आज की डेट में बहुत सारा रेगुलेशंस आ गया है कि हमको माइंस को उसी हाल में नहीं छोड़ के जाना है, हमको माइंस के लैंड को प्रॉपरली रिक्लेम करना है। तो माइन प्लान जब हम लोग अप्रूवल के लिए भेजते हैं, उसी समय हमको एक चीज और बनाना पड़ता है, वो है माइन क्लोजर प्लान, कि हम लोग उस माइंस को कैसे क्लोज करेंगे, कैसे रिक्लेम करेंगे, ये सब सब हमको बनाना पड़ता है। इस माइन क्लोजर प्लान में दो है, एक है प्रोग्रेसिव माइन क्लोजर प्लान, दूसरा है फाइनल माइन क्लोजर प्लान। तो ये माइन क्लोजर प्लान ओपन कास्ट माइंस के लिए बनता है और अंडरग्राउंड माइंस दोनों के लिए ये माइन क्लोजर प्लान बनता है।
प्रोग्रेसिव माइन क्लोजर प्लान हर 5-5 साल में बनाते हैं, एवरी 5 years, ठीक है, कि हम लोग हर 5 साल में क्या क्या रिक्लेमेशन का एक्टिविटी करेंगे। और फाइनल माइन क्लोजर प्लान सिर्फ एक बार बनाते हैं कि जब माइंस पूरा बंद होने हो जाएगा फिर हम लोग क्या क्या करेंगे। तो प्रोग्रेसिव माइन क्लोजर प्लान हर 5 years बनाते हैं, फाइनल माइन क्लोजर प्लान एक ही बार बनाते हैं कि माइन जब हमारा पूरा बंद हो जाएगा तो उस समय क्या क्या हमको एक्टिविटीज करना है। क्लियर है? ये क्या है, कंटिन्यूअसली प्रोग्रेसिव माइन क्लोजर हमेशा चलता ही रहता है माइंस से। मान लीजिए ये पूरा माइंस है, सपोज इतना एरिया में से हम कोल निकाल लिए, ठीक है, तो हमको क्या करना है, इसमें प्रोग्रेसिव रिक्लामेशन करना है, यानी कि इतने एरिया में फिर से हम लोग मिट्टी बालू भर देंगे, यहाँ जमीन मतलब टॉप सोइल ला के स्प्रेड कर देंगे, उसमें सीड्स लगाएंगे और इस एरिया में पेड़ पौधा ये सब हम लोग लगा देंगे। ऐसा नहीं है कि इसको भी अंत तक छोड़े जाना है। जैसे जैसे माइंस आगे बढ़ते जाएगा पीछे वाले एरिया पे हमको क्या करना है, रिक्लेमेशन करते जाना है। यही प्रोग्रेसिव माइन क्लोजर प्लान बताता है। और फाइनल माइन क्लोजर प्लान क्या बताता है कि मान लीजिए पूरा माइंस यहाँ तक कोल एक्सट्रैक्ट हो गया, तो लास्ट में हम लोग इसको कैसे पूरा क्लोज करेंगे, इसमें रहता है। प्रोग्रेसिव माइन क्लोजर प्लान हर 5-5 साल में इसको हमको अपडेट करना होता है। नेक्स्ट, अब है लैंड रिक्लेमेशन करने के लिए। लैंड रिक्लेमेशन क्या है कि जिस तरह से हम लोग जैसे माइनिंग करते हैं, क्या करते हैं, पहले टॉप सोइल हटाते हैं, फिर सब सोइल हटाते हैं, फिर हार्ड रॉक को हटाते हैं, फिर हम लोग कोल को निकालते हैं, उसी तरह सेम टू सेम इसका जस्ट उल्टा प्रोसेस है रिक्लेमेशन। सबसे पहले हम लोग हार्ड रॉक ला के डालेंगे, फिर सब सोइल डालेंगे, फिर रिग्रेडिंग करेंगे, कॉम्पैक्ट करेंगे, फिर उस पर टॉप सोइल लाएंगे, उसमें फर्टिलाइजिंग करेंगे, ये सब सब करके फिर से पेड़ लगा देंगे। तो यही रिक्लेमेशन है। तो जो जो मशीन्स रफली माइंस को एक्सट्रैक्ट करने में यूज होता है, जो जो ओबी को हटाने में यूज होता है, सारा वही सब मशीन क्या होता है वापस से रिक्लेमेशन में यूज होता है। तो 6 मेथड है। सोवेल डंपर को हम लोग यूज कर सकते हैं रिक्लेमेशन में, या फिर स्ट्रिपिंग सोवेल या ड्रैगलाइन को यूज कर सकते हैं। ड्रैगलाइन और सोवेल डंपर तीनों को यूज कर सकते हैं, या फिर बकेट व्हील एक्सकवेटर को यूज कर सकते हैं। इन पिट क्रशर या हाइब्रिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूज कर सकते हैं, या फिर हम लोग सोवेल की मदद से रेलवे के वैगन्स में, रेलवे के बोगी में लोड कर सकते हैं मटेरियल, या फिर उसको लाके वहां रिक्लेमेशन के साइट पे डंप कर सकते हैं। तो ये 6 मेथड है, या एक तरह से बोले तो 6 मशीन्स का कॉम्बिनेशन है जिसको हम लोग रिक्लेमेशन में यूज करते हैं। किसी एक को भी यूज कर सकते हैं, या किसी एक या दो या तीन का कॉम्बिनेशन को भी हम लोग रिक्लेमेशन में यूज कर सकते हैं। अब है रिक्लेमेशन करना क्यों जरूरी है। क्या हुआ कि मिनरल प्रोडक्शन 1980s के बाद बहुत तेज गति से बढ़ा, और माइनिंग एक्टिविटीज के कारण जिस एरिया में हम लोग माइनिंग एक्टिविटीज करते हैं वहां का फिजिकल कंडीशन डिस्टर्ब हो जाता, वहां के सोइल का, वाटर का, इन्वायरमेंट का केमिकल कंपोजिशन डिस्टर्ब हो जाता, बायोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है, बहुत सारे प्लांट स्पीसीज को हमको हटाना पड़ता, एनिमल्स को वहां से हटाना पड़ता है, और फिर सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस भी आता है, यानी सामाजिक और आर्थिक बदलाव भी बहुत ज्यादा आ जाता है। तो इस कारण जरूरी हो गया है कि माइंस बंद होने के बाद भी हम उस एरिया को ऐसा रिक्लेम कर दें कि उस जमीन पे कुछ ना कुछ गतिविधि हो। जैसे कि मान लो आसपास के लोग वहां खेती कर सकें, या कोई फैक्ट्री लग सके, कोई इंडस्ट्री लग सके, फॉरेस्ट लग सके, ये सब हो सके, ताकि लोगों को, जो आसपास के लोग थे जिनका मतलब इकोनॉमी, यानी कि जिनका इनकम उस माइंस से हो रहा था, उनको बहुत ज्यादा असर ना पड़े माइंस बंद होने के बाद। अब क्या है, जिसे सरफेस माइनिंग करते हैं तो वो ऊपरी सतह, जमीन की सतह को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर देता है। तो ये जरूरी हो जाता है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम लोग उसको वापस से रिक्लेम कर दें, नहीं तो उतना तो बड़ा बड़ा गड्ढा है, उसमें एक्सीडेंट होता रहेगा। और इंडिया में क्या है कि 91 से 92% कोल अबाउट ओपन कास्ट माइन से होता है, और ओपन कास्ट माइन से लैंड डिग्रेडेशन बहुत ज्यादा होता है। और आज की डेट में इन्वायरमेंटल लॉज रेगुलेशन ये सब बहुत ज्यादा आ गए हैं, जिनके तहत हमको इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट करना जरूरी है, इसलिए हमको रिक्लेमेशन करना पड़ता है। अब है कि कौन कौन सा इन्वायरमेंटल लॉ आया, तो 1974 में ये आया, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट। फिर 1980 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया, 1986 में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया,
1977 में वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट आया। फिर 81 में एयर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट आया। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट आया 2002 में। तो अलग अलग विथ टाइम अलग अलग इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को लेकर के एक्ट आता गया, जो बोलता गया कि माइंस करने के बाद आप उसको रिक्लेमेशन कीजिए, आप पॉल्यूशन ना हो इस चीज को ध्यान रखिए, आप पेड़ पौधा लगाइए। तो उन सब लॉ को मानने के लिए, उन सब लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए ही माइंस में रिक्लेमेशन किया जाता है। तो कौन कौन सा माइनिंग लॉज है जो बोलता है रिक्लेमेशन करना ही करना है? तो सबसे पहला है एमसीडीआर, मिनरल कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट रूल 1988। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। इसके तहत ही हमको माइन का फाइनल माइन क्लोजर प्लान, प्रोग्रेसिव माइन क्लोजर प्लान ये सब बनाना होता है और रिक्लेमेशन करना होता है। इसका जो सेक्शन 23 है वो अबंडनमेंट ऑफ माइंस के बारे में बताता है कि वहां को रिक्लेमेशन और रिहेबिलिटेशन करना है। फिर सेक्शन 34 भी बताता है। फिर एक नेशनल रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट पॉलिसी 2007 का आया। इसके तहत भी रिहैबिलिटेशन मतलब वहां पर फिर से लोगों, मतलब कि जीव जंतु पेड़ पौधा को बसाना है, और रीसेटलमेंट मतलब लोगों को भी बसाना है। ये वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट ये भी बोलता है रिक्लेमेशन करने के लिए। फॉरेस्ट एक्ट बोलता है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बोलता है, और नेशनल मिनरल पॉलिसी 2008 ये भी रिक्लेमेशन पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस करता है। तो ये 7 ऐसे मेजर एक्ट हैं जिनके तहत रिक्लेमेशन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है ओपन कास्ट माइंस में। अब हम लोग जो रिक्लेमेशन करेंगे तो उसमें कौन कौन से इश्यूज को फोकस करेंगे? तो हम लोग इम्प्रूव्ड अफेक्टेड लैंड, तो जो लैंड अफेक्ट हुआ है ओपन कास्ट माइन से, उसको हम लोग क्या करते हैं, इम्प्रूव करेंगे, अच्छा कर देंगे उस लैंड को। कैसे? तो हम लोग बैक फिलिंग करेंगे, टॉप सोइल स्प्रेड करेंगे, उस पर प्लांट्स लगा देंगे ताकि वो बेनिफिशियल हो जाए, वहां कुछ प्रोडक्टिव यूज हो सके, कुछ सस्टेनेबल यूज हो सके। वहां का जो इन्वायरमेंटल डिटोरिएशन हुआ है वो और ज्यादा इन्वायरमेंट का डिस्टरबेंस ना हो। सपोज हम लोग ओबी डंप को रहने ही देंगे तो क्या होगा कि जब भी आंधी चलेगा तो धूल उड़ेगा, बारिश होगा तो वो बह के नीचे आएगा, कचरा फैलता जाएगा, ये सब होगा। उन सबको हटाने के लिए रिक्लेमेशन करना जरूरी है। पब्लिक का हेल्थ को अफेक्ट ना करे, जैसे कि माइंस को अगर हम लोग उसी तरह छोड़ के आएंगे तो बहुत तरह तरह का पॉल्यूशन होगा, वाटर पॉल्यूशन होगा, सोइल पॉल्यूशन होगा, एयर पॉल्यूशन होगा। तो उन सबको अवॉइड करने के लिए हमको क्या करना है, वहां पर मिट्टी को फिर से वैसे उस लैंड को फिर से रिसेटल करना है, फिर से रिहेबिलिटेट करना है। ठीक है। अब माइंस वैसे ही गड्ढा वड्ढा बना रहेगा तो आसपास के लोगों को, जानवर के लिए वो खतरा हो जाएगा, क्योंकि कोई उसमें जाएगा तो गिर सकता है, डूब सकता है, उसमें पानी भर जाएगा। और क्या होगा, आसपास के लोगों के एग्जिस्टेंस में वो मदद करे, यानी कि लोग वहां कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी कर पाए। इसके लिए भी रिक्लेमेशन और रिहेबिलिटेशन बहुत जरूरी है। और एस्थेटिक्स, यानी कि वो देखने में, जब हम लोग रिक्लेम कर देंगे, रिहेबिलिटेट कर देंगे, तो वो देखने में अच्छा लगने लगेगा। जैसे ये देखिए, ये सपोज अगर हम लोग इसी तरह छोड़ के चले जाते तो ये हमारा माइंस कुछ ऐसा दिखता, तो ये देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। पर जब हम लोग रिक्लेमेशन किया, पेड़ पौधा लगा दिए, तो अब ये देखिए इतना सुंदर दिख रहा है। तो एस्थेटिक वैल्यूज के को बढ़ाने के लिए भी रिक्लेमेशन जरूरी होता है। फिर ये 3 वर्ड है, रिक्लेमेशन क्या है, रिहेबिलिटेशन क्या है, रेस्टोरेशन क्या है, इसको देखते हैं। रिक्लेमेशन क्या है? मीन्स रिटर्न द माइंड आउट लैंड विथ यूजफुल लाइफ। It implies restoring the land to a form and productivity that is useful and in conformity with a prior land use. तो रिक्लेमेशन क्या है कि आप जो लैंड को खराब किए, जो उसमें तोड़ फोड़ किए, जो उसमें गड्ढा किए, उसको फिर से वैसा ही कर दीजिए, ताकि हम लोग जो प्रियर लैंड यूज था, मतलब कि माइनिंग होने से पहले वहां क्या हो रहा था, हो सकता है वो फॉरेस्ट एरिया हो सकता है वो खेती हो रहा हो वहां, तो वैसा ही आप लैंड को फिर से बना के दीजिए। यही रिक्लेमेशन बोलता है। रिहेबिलिटेशन क्या बोलता है? इज टू ब्रिंग बैक द डिग्रेडेड लैंड टू ए नॉर्मल स्टेज बाय स्पेशल ट्रीटमेंट। कि अब हम लोग मिट्टी को फिर से वापस तो वैसे भर देंगे, पर उस मिट्टी में वो उपजाऊपन नहीं होगा, वहां बहुत ज्यादा पेड़ पौधा खेती ये सब होने लायक वो जमीन नहीं है अभी।
तो उस जमीन को हमको फिर से उसमें फर्टिलाइजर ऐड करना है, केमिकल ट्रीटमेंट ऐड करना है, मल्चेस ऐड करना है, ताकि वापस से उसमें क्या हो, उस जमीन में, उस मिट्टी में फर्टिलिटी आ पाए, उसमें उपजाऊ क्षमता आ पाए। तो यही है रिहैबिलिटेशन। रेस्टोरेशन क्या है कि मान लीजिए वहां फॉरेस्ट था, तो अब मिट्टी में क्या हुआ, उपजाऊपन आ गया, तो हम वहां पेड़ लगा दिए। अब जब वो पेड़ कुछ टाइम के बाद, कुछ सालों के बाद फिर से बड़ा हो गया, सपोज उस लैंड पे माइनिंग करने से पहले जंगल था, अब हम फिर से जब उस पे जंगल उगा दिए, तब हम क्या बोलेंगे कि द लैंड हैज बीन रेस्टोर्ड टू कंडीशंस प्रायर टू माइनिंग, कि माइनिंग से पहले जो लैंड था अब हम लोग उसको वैसा ही कर दिए। ये रेस्टोरेशन लास्ट फेज ऑफ रिक्लेमेशन है। ये रेस्टोरेशन करना काफी टफ है। क्यों? क्योंकि माइनिंग से लैंड डिस्टर्ब इतना हो जाता है कि कभी भी हम लोग उसको 100% रिस्टोर नहीं कर सकते। अब है कि माइनिंग करने के बाद उस लैंड का हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं, तो फॉरेस्ट्री, यानी हम लोग वहाँ फॉरेस्ट लगा सकते हैं, कुछ रिक्रिएशन के लिए पार्क्स बना सकते हैं, साइट सीइंग के लिए बना सकते हैं, वाटर रिजर्वोयर। अब जैसे कि हम लोग रिक्लामेशन करते हैं, तो ये सपोज पूरा जमीन था, तो 100% एरिया में हम लोग फिर से वापस से मिट्टी नहीं भरते, हम लोग कुछ एरिया में क्या करते हैं, पानी के लिए बीच बीच में रिजर्वोयर टाइप का बना देते हैं, ठीक है, ताकि आसपास के यहाँ पानी स्टोर हो और आसपास के लोगों को यहाँ से पानी भी मिले। तो हम लोग कुछ एरिया को क्या करते हैं कि तालाब में कन्वर्ट कर देते हैं, पूरे एरिया में हम लोग मिट्टी वापस से नहीं भरते। इस चीज को हम लोग याद रखेंगे। क्रॉपलैंड मतलब खेती के लिए, रेसिडेंशियल या कॉमर्शियल, घर बनाने के लिए या फैक्ट्रीज लगाने के लिए, फिश एंड वाइल्ड लाइफ। अब क्या है, जैसे ये सब तालाब बना है तो इसमें पीसी कल्चर फिश उगा सकते हैं, या फिर ले आके किसी जानवर को वहां पर हम लोग बसा सकते हैं। ग्रेजिंग यानी कि वहां पर घास वास लगा सकते हैं ताकि जानवर वहां चरे। ये सब है, ये सब है फ्यूचर लैंड यूज, यानी कि माइनिंग करने के बाद जब हम उस लैंड को फिर से रिक्लेम करेंगे, रिहेबिलिटेट करेंगे, तो उसके बाद उस लैंड का क्या क्या फ्यूचर यूजेस हो सकता है, वही है ये सब। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो रिक्लेमेशन ऑफ लैंड डैमेज्ड बाय माइनिंग, तो माइनिंग की है तो वो जमीन डिस्टर्ब हुआ, डैमेज हो गया, तो नेशनल मिनरल पॉलिसी 1993 में आया था। ये क्या बोलता है कि एज फार एज पॉसिबल रिक्लेमेशन एंड एफोरेस्टेशन विल प्रोसीड अलोंग विथ मिनरल एक्सट्रैक्शन। कि सपोज ये माइनिंग का एरिया है, हम लोग इतना एरिया से क्या क्या मिनरल या कोल निकाल लिए, फिर अब हम लोग इस एरिया में बढ़ गए, तो जहां से फर्स्ट फेज में हम लोग मिनरल या कोल निकाले, वहां पर हम लोग क्या करेंगे, रिक्लेमेशन करेंगे, यानी फिर से लाके मिट्टी भरेंगे, और इस भरे हुए मिट्टी पे हम लोग रिक्लेमेशन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस पे पेड़ भी लगाएंगे, है ना। यही बोल रहा है, एफोरेस्टेशन मतलब पेड़ लगाना, रिक्लेमेशन मतलब कि फिर से उस एरिया को कर देना। फिर सपोज अब हम लोग इस एरिया में आ गए, ठीक है, तो इस एरिया में फिर से हम लोग रिक्लेमेशन करेंगे और यहाँ पर पेड़ लगाएंगे। तो ऐसा नहीं कि पूरा माइंस का जो पहले वर्क करेंगे तब रिक्लेमेशन करेंगे, ऐसा नहीं है। रिक्लेमेशन हमको फेज वाइज करते ही जाना है, मतलब माइनिंग भी एक साथ चलेगा, रिक्लेमेशन भी, दोनों साथ साथ चलेगा। रूल 33(4) ऑफ एमसीडीआर, मिनरल कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट रूल, ये क्या बोलता है, wherever possible the waste rock, overburden etc shall be backfilled into the mine excavation with a view to restore the land to its original use as far as possible। अब सपोज ये माइन का एरिया लीज होल्ड एरिया है, पूरे में हमको ओपन कास्ट वर्किंग करना है, तो क्या होता है कि जब हम लोग इधर वर्किंग सपोज कर रहे हैं, तो हम लोग डंपिंग किधर करते हैं, कहीं इधर दूसरी जगह डंपिंग करते हैं, पर ये डंपिंग हमको माइंस के एरिया के अंदर ही करना है, माइंस के दूसरे के जमीन में हम लोग या माइंस के बाहर एरिया में हम लोग डंपिंग नहीं करेंगे। तो डंपिंग भी बहुत सारा जगह लेता है, तो जैसे जैसे कोयला निकलते जाएगा या मिनरल निकलते जाएगा, वापस से हम लोग ओबी को ला ला के इस जगह पे जहां से हम लोग कोल निकाले हैं वहां वापस से भरते जाएंगे। ये कौन बोल रहा है, रूल 33(4) ऑफ एमसीडीआर। रूल 34 क्या बोलता है, ये रिक्लेमेशन और रिहेबिलिटेशन के बारे में बोलता है। एवरी माइन ओनर शैल अंडरटेक फेज्ड रेस्टोरेशन, रिक्लेमेशन एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ लैंड्स अफेक्टेड बाय प्रोस्पेक्टिंग और माइनिंग ऑपरेशंस। तो हर माइन ओनर, जैसे ओनर, एजेंट, मैनेजर, सबका डेफिनेशन हमको पता ही है हम लोगों को, तो सब कोई क्या करेगा कि फेज्ड रेस्टोरेशन यानी फेज वाइज, जैसे माइनिंग है ये पूरा एरिया,
तो इसको हो सकता है हम लोग 5 फेज में वर्क करें या 10 फेज में वर्क करें। तो जैसे एक फेज फर्स्ट फेज खत्म हुआ, इस फेज में हम लोग क्या करेंगे, तुरंत ही जैसे ये फेज 1 खत्म होकर फेज 2 में बढ़ा, हम लोग फेज 1 में क्या करेंगे, रिक्लामेशन करेंगे, रिहैबिलिटेशन करेंगे। ठीक है, ये बोल रहा है सारा लॉज करीब करीब एक ही चीज ही बोल रहा है। अब जैसे हम लोग माइन प्लान बना के इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस को सबमिट करते हैं अप्रूवल के लिए, तो उसमें हमको ये भी दिखाना है कि हम लोग टॉप सोइल जो, जैसे हम लोग ये एरिया है, तो सबसे पहले हम लोग टॉप सोइल को यहाँ से हटाते हैं जब हम लोग माइनिंग वर्क स्टार्ट करते हैं, और इस टॉप सोइल को कहीं और ले जाकर हम लोग प्रिजर्व करते हैं। प्रिजर्व मतलब उसको अच्छे से बचा के रखते हैं ताकि उसको हम लोग फिर से यूज कर सकें। उस माइन प्लान में हमको दिखाना भी पड़ेगा कि हम लोग टॉप सोइल को कैसे बचाएंगे और कहाँ स्टोर करेंगे। फिर उसमें ये भी दिखाना पड़ेगा कि प्रपोजल फॉर लैंड अफेक्टेड बाय माइनिंग एक्टिविटीज ड्यूरिंग एंड एट द एंड ऑफ माइनिंग, कि लैंड कैसे कैसे अफेक्ट होगा और अफेक्ट को हम लोग कैसे न्यूट्रलाइज भी करेंगे। फिर स्टेबलाइजेशन एंड वेजिटेशन ऑफ डम्प्स। अब क्या है, माइन का पूरा पूरा जो ओबी डम्प्स रहता है पूरा को हटा पाना पॉसिबल नहीं रहता है, तो इन ओबी डम्प्स को हम लोग कैसे स्टेबलाइज करेंगे, कैसे स्टेबलाइज करेंगे मतलब कि ये स्टेबल रहे, ये बारिश आने से गिरे नहीं, बहे नहीं। ठीक है, और इस डंप्स पे हम लोग क्या क्या वेजिटेशन करेंगे। हम डंप्स को स्टेबल करने का सबसे आसान तरीका होता है कि उसको हम लोग ग्रेडिंग करते हैं और उससे वेजिटेशन लगा देते हैं, उससे डंप्स स्टेबल हो जाता है। और मान लीजिए कुछ टॉक्सिक मिनरल वेस्ट निकल रहा है, यानी टॉक्सिक मतलब जहरीला वेस्ट निकल रहा है, उसको हम लोग कहाँ डंप करेंगे, उसको डंप करने के लिए क्या क्या प्रोसेस लेंगे, ये सब सब कुछ माइन प्लान में हमको शो करना पड़ता है। और जब हमारा माइन प्लान सेटिस्फैक्टरी रहता है तभी हमको माइनिंग के लिए परमिशन मिलता है। अब रिक्लेमेशन करने के लिए मेथड ऑफ लैंड रिक्लेमेशन, क्या क्या मेथड है, तो सबसे पहला मेथड है लैंडस्केपिंग या साइट प्रिपरेशन, दूसरा है सोइल एमेलियोरेशन और तीसरा है रीवेजिटेशन। जो माइनिंग प्लान हम लोग बनाते हैं, जो इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस आईबीएम को हम लोग भेजते हैं, उस प्लान में हमको रिक्लेमेशन प्लान भी इंक्लूड करना पड़ता है, तभी हमारा माइनिंग प्लान पास होगा, तभी हमको माइनिंग के लिए परमिशन मिलेगा। उसमें हर डिटेल्स देना पड़ता है कि हम लोग रिक्लेमेशन कैसे करेंगे, कौन कौन से एक्टिविटीज करेंगे। और रिक्लेमेशन हम लोग बार बार वही चीज हर जगह बोला जाता है कि फेज मैनर में, जैसे कि फर्स्ट फेज हो गया कंप्लीट एक्सट्रैक्शन का, तो हमको उस एक्सट्रैक्टेड एरिया, जो एरिया जहाँ से मिनरल या कोल एक्सट्रैक्ट हो चुका है, वहां हमको वापस से रिक्लेमेशन कर देना है। ठीक है, तो इन 3 फेज को सबसे पहले लैंडस्केपिंग है, फिर सोइल एमेलियोरेशन है, फिर वेजिटेशन है। तो सबसे पहले एक एक को देखते हैं। लैंडस्केपिंग क्या है? It covers all the activities used for removal of soils and overburden, waste disposal, and the modification of disturbed land and waste disposal sites for achieving the reclamation of mined areas. तो इसमें क्या है, हर वो एक्टिविटी इंक्लूड होता है जिसमें हम लोग फिजिकल रिक्लेमेशन कर पाए, यानी कि साइट को प्रिपेयर कर पाए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कंटूरिंग या रीसेपिंग करते हैं, कि जो गड्ढा हुआ था माइनिंग से उसको हम लोग क्या करते हैं, पत्थर वत्थर से ओबी वेस्ट जो है ओवरबर्डन से उसको क्या करते हैं, भर देते हैं। एक ड्रेनेज सिस्टम बना देते हैं ताकि मान लो एक्सेस पानी अगर यहाँ पर पड़े तो वो क्या हो, एक नाला भी साइड साइड में हम लोग बना देते हैं। और जो टॉक्सिक वेस्ट है उसको हम लोग कवर कर देते हैं, क्योंकि ओवरबर्डन में बहुत टाइप का मिनरल्स निकलता है, बहुत टाइप का हम लोग माइनिंग करते हैं, सिर्फ कोल माइनिंग या आयरन माइनिंग नहीं करते, यूरेनियम भी निकालते, और इस टाइप का बहुत सारा पॉइजनस मेटल भी निकालते हैं, ओर्स भी निकालते हैं। उसके लिए हम लोग टॉक्सिक वेस्ट को प्रॉपरली कवर कर देते हैं ताकि वो एटमोस्फेयर पे एक्सपोज ना हो, वो बारिश से कांटेक्ट में ना आए, वो पानी के कांटेक्ट में ना आए, वो हवा के कांटेक्ट में ना आए, ताकि पोल्यूशन फैले ना। और सारे जगह जहां भी हम लोग ये सब करते हैं, हर जगह क्या करते हैं, 30 सेंटीमीटर, सपोज ये यहाँ हम लोग भर दिए, इसके ऊपर मिनिमम 30 सेंटीमीटर टॉप सोइल स्प्रेड करते हैं और उसके ऊपर प्लांटेशन कर देते हैं। और लैंड क्रॉपिंग में क्या करते हैं, टीलेज ऑपरेशन। टीलेज मतलब जैसे किसान क्या करता है कि जमीन में धान लगाने से पहले या गेहूं लगाने से पहले जमीन में वो हल चलाता है या ट्रैक्टर से उसको कोड़ता है, उस ऑपरेशन को टीलेज ऑपरेशन बोलते हैं। और इरोजन को रोकने के लिए, इरोजन मतलब जैसे बारिश होता है तो मिट्टी बालू ये सब बह के ना चला जाए, उसके लिए हम लोग ग्रेडिंग करते हैं। ग्रेडिंग का अर्थ है कि उस जमीन को सुटेबल स्लोप देना। स्लोप देना मतलब सपोज ऐसे पहाड़ है,
सपोज इस टाइप का पहाड़ है तो हम लोग क्या करते हैं, इस पे ट्रैक्टर्स चला के या बुलडोजर्स चला के या डोजर चला के हम लोग इसको लेवल कर देते हैं, ताकि हमारा जमीन कुछ इस टाइप हो जाए, ताकि यहाँ पर जैसे बारिश हो तो ज्यादा मिट्टी बह के इधर उधर ना चला जाए। फिर क्या करते हैं, सीड बेड बनाते हैं। सीड बेड मतलब हम लोग टॉप सोइल ऐड करते हैं, उसमें मल्च ऐड करते हैं, फर्टिलाइजर बेड ऐड करते हैं, ताकि हम लोग वहां पर जमीन में बीज बो सके, ऐसा उसको जमीन को बनाते हैं। उसके लिए प्लगिंग करना पड़ता है। प्लगिंग मतलब वही रीपिंग टाइप की है। प्लगिंग मतलब हल चलाना, उस प्रोसेस को भी करते हैं। और उसमें मल्च ऐड करते, फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं। फिर 3 प्रोसेस है जो लैंडस्केपिंग में ही आता है, वो है पिटिंग्स, गॉजिंग्स एंड लैंड इम्प्रिंटिंग। पिटिंग क्या होता है कि जो जमीन हम लोग रिक्लेम किए लैंड को, उसमें छोटा छोटा होल्स कर देते हैं, ताकि क्या हो, वो पानी इसके अंदर धीरे धीरे आराम से जा पाए। नहीं तो क्या होता है, जैसे बड़ा बड़ा मशीन चलने के कारण ये सब पूरा टाइट हो जाता है मिट्टी, तो इसमें बारिश होगा तो ये पानी अंदर नहीं जा पाएगा। उससे क्या होता है कि प्लांट्स ग्रो नहीं हो पाता ठीक से। लैंड इम्प्रिंटिंग क्या है, ये भी, ये सब रिलेटेड प्रोसेस ही है ना। लैंड इम्प्रिंटिंग में भी हम लोग क्या करते हैं कि मिट्टी को थोड़ा थोड़ा रफ कर देते हैं, ताकि उससे पानी अंदर परकुलेट कर पाए, पानी अंदर जा पाए, बारिश हो तो पानी अंदर जा पाए। नहीं तो क्या होगा, पूरा पूरा पानी वापस से बह जाएगा, अंदर सूखा ही रहेगा, तो पेड़ पौधे के जड़ों को पानी नहीं मिलेगा, तो ग्रोथ उसमें नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब है कि रिक्लेमेशन कर लेंगे तो लैंड यूज क्या करेंगे। मान लीजिए हम लोग अच्छे से बैक फिलिंग कर दिए, सोइल अच्छा बना दिए, मल्चिंग कर दिए, फर्टिलाइजिंग कर दिए, तो हम लोग वहाँ एग्रीकल्चर कर सकते हैं या फॉरेस्ट लगा सकते हैं, कुछ दूसरा यूज कर सकते हैं, जैसे घर बना सकते हैं, इंडस्ट्री लगा सकते हैं, स्टेडियम बना सकते हैं, वाइल्ड लाइफ जानवर के लिए एक रहने का घर बना सकते हैं, जैसे वाइल्ड, जैसे कुनो नेशनल पार्क है उस तरह कुछ कर सकते हैं। वहाँ हम लोग पौंड तालाब बना सकते हैं, वहाँ हम लोग मछली पालन कर सकते हैं। और यदि ओल्ड डंप, जैसे पहले भी बोले कि पूरा माइनिंग के सारे ओबी डंप को पूरा हटाना संभव नहीं होता है, तो पुराने पुराने डंप्स को हम लोग क्या करते हैं कि उसका स्लोप, उसका ढलान को हम लोग कुछ कम कर देते हैं। कितना रखते हैं, 1:4 या 1:5 रखते हैं, और उसके ऊपर हम लोग 15 से 30 सेंटीमीटर का मिट्टी डाल के उस पे हम लोग प्लांट्स लगा देते हैं या ग्रास लगा देते हैं। जैसे एक वटीवर ग्रास है, वटीवर VERTIV, और वटीवर ग्रास है, ये सब हम लोग लगा देते हैं। उससे क्या होता है कि डम्प्स स्टेबल हो जाता है। स्टेबल हो जाना मतलब बारिश होगा तो उससे मिट्टी पत्थर ये सब बहेगा नहीं, वो डम्प्स फेलियर नहीं होता है, वो मतलब स्टेबल हो जाता है एक तरह से। टिलेज ऑपरेशन क्या है कि ये कुछ नहीं है, जैसे कि हम लोग हल चलाते हैं या ट्रैक्टर से करते हैं, वही सेम ऑपरेशन है ना। इससे क्या होता है कि मिट्टी में हवा लगता है, फर्टिलाइजर आसान हो जाता है उसमें मिक्स करना, मल्चेस उसमें मिक्स करते हैं हम लोग, यही सब है। टिलेज मतलब जैसे हम लोग खेती करने से पहले मिट्टी को कोड़ते हैं, जैसे ट्रैक्टर चला के या पहले जमाने में हल चला के, सेम टू सेम ऑपरेशन। उससे होता क्या है कि मिट्टी में गैप्स बनते हैं, गैप्स बनते हैं तो उसमें एयर जाता है, उसमें फर्टिलाइजर आराम से अंदर जाता है, ऑर्गेनिक मल्चेस जो हम लोग ऐड करते हैं वो अंदर जाता है, पानी अच्छे से अंदर जाना स्टार्ट होता है। यही सब प्रोसेस है टिलेज में। फिर साइट प्रिपरेशन, मान लीजिए कि कोई जमीन हो गया, ठीक है, मिट्टी विट्टी सब कुछ डाल दिए, तो उसके लिए क्या क्या करते हैं, सबसे पहले रीपिंग मतलब उसको कोड़ते हैं। कैसे कोड़ते हैं, तो ट्रैक्टर के पीछे जो वो लगाते हैं रीपर, वैसे ही लगा के उसमें कोड़ते हैं। फिर डिस्किंग या हैरोइंग। फिर थर्ड है फर्टिलाइजिंग। चौथा है हैरोइंग इन फर्टिलाइजर। पांचवा है सीडिंग या प्लांटेशन। हैरोइंग क्या है कि जैसे हम लोग प्लगिंग करते हैं, ऐसे कोड़ते हैं तो उसमें बड़ा बड़ा मिट्टी निकल जाता है, तो एक और मशीन चलाते हैं, वो क्या करता है उस बड़े बड़े मिट्टी को तोड़ के छोटा छोटा कर देते हैं, ठीक है, ताकि सरफेस हमारा थोड़ा स्मूथ भी हो जाए और उसमें हवा जाने के लिए जगह भी बचा रहे। उस प्रोसेस को हैरोइंग बोलते हैं। फिर उसमें हम लोग फर्टिलाइजर ऐड करते हैं, फिर से हम लोग क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, फिर से हैरोइंग करते हैं। उससे क्या होता है कि फर्टिलाइजर फिर से अच्छे से मिट्टी में मिक्स होता है, लास्ट में सीड बेड प्रिपेयर होता है, उसमें हम लोग सीडिंग करते हैं या प्लांटेशन करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रेडिंग क्या है। ग्रेडिंग कुछ भी नहीं है, जो जमीन है उसको प्रॉपर स्लोप देना, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेडिंग। तो क्या बोल रहा है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसिडर द स्लोप ऑफ द साइट टू बी रिक्लेम्ड which will depend on the ultimate use of surface area।
कि जैसे हम जमीन है तो उसका स्लोप कितना रखना है, इतना रखना है या एकदम उसको लेवल करना है या बहुत ज्यादा स्टीप रखना है। जितना ज्यादा स्लोप को हमको लेवल करना पड़ेगा उतना कॉस्टली प्रोसेस है। तो कितना स्लोप रखेंगे वो क्या डिपेंड करेगा कि उस जमीन को हम लोग क्या यूज कर रहे हैं। हम लोग पहले ही डिसाइड कर लेते हैं रिक्लामेशन करने से पहले कि उस रिक्लेम्ड लैंड पे हम लोग क्या करेंगे, खेती करेंगे, फॉरेस्ट लगाएंगे, ग्रास लगाएंगे। उस हिसाब से हम लोग लेवल करते हैं। अगर सपोज हमको सिर्फ ग्रास लगाना है या ट्रीज लगाना है तो बहुत ज्यादा लेवल नहीं करेंगे। सपोज वहां हमको खेती करना है बहुत लेवल करेंगे। रेसिडेंशियल हाउसेस बनाना है, इंडस्ट्री बनाना है, उस मिट्टी को हम लोग बहुत ज्यादा लेवल करेंगे। उसी लेवल करने के प्रोसेस को ग्रेडिंग बोलते हैं। ग्रेडिंग किस मशीन से करते हैं, तो बुलडोजर से करते हैं। फिर है पिटिंग, गॉजिंग, लैंड इम्प्रिंटिंग। ये सब क्या इसको हम लोग ऑलरेडी देखे भी है। ये सब मेन काम क्या किया जाता है ताकि हम लोग जमीन को कोड़े और उसके अंदर पानी वानी जा सके, हवा जा सके। तो पिटिंग हम लोग कहाँ करते हैं, जहाँ ज्यादा स्लोप रहता है वहां पिटिंग करते हैं। और गॉजिंग कहाँ करते हैं, जहाँ जिस लैंड का स्लोप कम रहता है वहां हम लोग गॉजिंग ऑपरेशन करते हैं। ये सब ऑपरेशन करीब करीब सेम ही है, थोड़ा मोड़ा डिफरेंट है, तो उसके डिटेल्स में नहीं जाना है। सबका मेन पर्पस है कि जमीन को, मिट्टी को इस लायक बनाना कि उसमें पानी जा सके, उसके अंदर हवा जा सके और अल्टीमेटली प्लांट या वेजिटेशन का बेटर ग्रोथ हो पाए। नेक्स्ट प्रोसेस था लैंडस्केपिंग, खत्म हो गया। फिर था सोइल एमोल्योरेशन। देखिए लैंडस्केपिंग हो गया, अब सोइल एमेलियोरेशन है, तीसरा है रीवेजिटेशन है। तो इस सोइल एमेलियोरेशन पे हम लोग जाते हैं। ये क्या है, इसको क्यों करते हैं, to overcome adverse conditions including salinity। soil amelioration है क्या, कि मिट्टी को हम लोग अच्छा बनाते हैं, खेती के लायक बनाते हैं, प्लांट्स लगाने के लायक बनाते हैं। क्या होता है कि जब हम लोग टॉप सोइल को हटाते हैं और उसको कहीं बहुत टाइम तक स्टोर किए रहते हैं तो वो मिट्टी कॉम्पैक्ट हो जाता है, यानी रखे रखे टाइट हो जाता है। उस मिट्टी में जो बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं जैसे कि अर्थवॉर्म्स है, तो बहुत टाइम तक रहते रहते वो सब मर जाते हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो खेती में मदद करते हैं, वो सब मर जाते हैं। तो एक तरह से वो क्या होता है कि वो जो इस मिट्टी को हम स्टोर करके जो टॉप सोइल को रखे थे वो करीब करीब खराब हो चुका है। तो उस खराब हुए मिट्टी को फिर से अच्छा करना, उसी को हम लोग बोलते हैं सोइल एमेल्योरेशन। तो ये क्यों करते हैं, टू ओवरकम एडवर्स कंडीशंस इंक्लूडिंग सैलिनिटी। अब क्या है, कहीं कहीं हम लोग सल्फाइड ओस निकलता है तो वो सब सब क्या होता है मिट्टी के साथ मिक्स हो जाता है और मिट्टी एसिडिक हो जाएगा या मिट्टी बहुत ज्यादा बेसिक या अल्कलाइन हो जाएगा। मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स का कमी हो जाएगा, उसमें टॉक्सिक सब्सटेंसेस ऐड हो जाता है, मिट्टी का टेक्सचर खराब हो जाता है, मिट्टी का स्ट्रक्चर खराब हो जाता है, मिट्टी में ऑर्गेनिक तत्व की कमी हो जाती है। तो इन सब सब चीजों को हटाने के लिए, इन सब सब कमियों को दूर करने के लिए हम लोग सोइल एमेल्योरेशन करते हैं। ये और भी काफी जरूरी हो जाता है जहां हम लोग क्या करते हैं, एसिडिक ओर्स को माइन करते हैं, जैसे सपोज FeS2 माइन कर रहे हैं या सल्फाइड ओर्स को माइंस कर रहे हैं, वहां पर मिट्टी में सोइल एमेल्योरेशन करना काफी जरूरी होता है। इसके लिए क्या करते हैं कि सपोज हम लोग जो टॉप सोइल स्टोर किया हुआ था वो पहले यहाँ पत्थर बालू जो हम लोग किए रिक्लेमिंग उसके ऊपर डाल दिए, फिर ये माइंस वाला टॉप सोइल लाए, उसके बाद हम लोग इसके ऊपर क्या करते हैं, कहीं और बाहर से फ्रेश टॉप सोइल लाके ऐसे स्प्रेड कर सकते हैं, है ना। फिर सीड बेड बनाते हैं। सीड बेड मतलब वैसा मिट्टी बनाते हैं जहां पर हम लोग सीड को, वो जर्मिनेशन के लिए, ताकि उससे सीड ठीक से डेवलप हो पाए, इसके लिए सीड बेड बनाते हैं। और उसमें और ज्यादा फर्टिलाइजर ऐड करते हैं। सरफेस सोइल का ट्रीटमेंट करते हैं, कैसे, तो उसमें मल्चेस ऐड करते हैं। मल्च क्या होता है कि फूड फैक्ट्री का वेस्ट है और या फिर कॉ डंग है या फिर प्लांट्स का वेस्ट है। मल्चेस मतलब एक तरह से ऑर्गेनिक मैटर है, जैसे गाय का गोबर हो गया, कहीं जूस बना रहे हैं तो वहाँ फल वल का जो छिलका उलका हो गया, वो सबको ला करके हम लोग क्या करते हैं मिट्टी के साथ मिक्स करते हैं, उन सबको हम लोग मल्च बोलते हैं। कुछ कुछ और केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, केमिकल सब्सटेंस यूज करते हैं ताकि सोइल को और फर्टाइल बना सके। चूना हम लोग ऐड करते हैं अगर मिट्टी में एसिडिटी बढ़ गया हो, या फिर जिप्सम ऐड करते हैं अगर मिट्टी में अल्कलिनिटी यानी बेसिक अगर मिट्टी ज्यादा हो गया हो उसमें जिप्सम ऐड करेंगे। तो ये सब सब केमिकल ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं।
इसी प्रोसेस को क्या हम लोग बोलते हैं, सोइल एमेलियोरेशन। सोइल एमेलियोरेशन कुछ नहीं है, बस सोइल को अच्छा बनाना, उसमें जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, उसको दूर करना है। कैसे अच्छा बनाएंगे, चाहे तो हम लोग फिर से कहीं दूर से और अच्छा टॉप सोइल ला के डाल दें उसके ऊपर, या फिर मल्चिंग कर दें, फर्टिलाइजिंग कर दें, ये सब सब प्रोसेस को एक साथ करें। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सोइल एमेलियोरेशन। अब जब मिट्टी अच्छा बन गया, तो अब लास्ट हमारे पास क्या बचता है, रीवेजिटेशन, कि उसके ऊपर आप चाहे तो पेड़ लगा दीजिए, पौधा लगा दीजिए, घास लगा दीजिए, या कुछ उस टाइप का प्लांटेशन कर दीजिए। उससे क्या होता है, सोइल इरोजन कंट्रोल होता है, जो हमारा स्लोप है, जो ओबी डंप है, वो स्टेबलाइज हो जाता है, यानी वो गिरता नहीं है। उसका एस्थेटिक वैल्यू देखने में एरिया अच्छा लगने लगता है। नॉइज कंट्रोल होता है, डस्ट कम प्रोड्यूस होता है, और भी कई सारे इन्वायरमेंटल फायदे हमको मिलते हैं रिवेजिटेशन करने से। तो फाइनली यही है माइंड रिक्लेमेशन। तो कोई हमको बोले कि माइंड रिक्लेमेशन को कैसे हम समराइज करेंगे, तो पहले सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि माइनिंग करते हैं, और वहां से हम लोग मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। फिर जैसे जैसे माइंस आगे बढ़ता जाता है, तो जो उस एरिया से माइंड आउटलेट जहां से माइनिंग हो चुका है, वापस से हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग हार्ड रॉक डालते हैं, फिर सब सोइल डालते हैं, फिर टॉप सोइल डालते हैं। उसके सोइल का फिर हम लोग कुछ कुछ केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं, मल्चिंग करते हैं, फर्टिलाइजर ऐड करते हैं, फिर उसके ऊपर फिर से हम लोग पेड़ पौधा उगा देते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, माइंड रिक्लेमेशन। ठीक है। फिर जैसे जैसे और माइन रिक्लेमेशन को फेज वाइज करना, ये नहीं कि पहले पूरा माइंस से मिनरल एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तब फिर हम लोग रिक्लेमेशन स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल नहीं। जिस एरिया से एक्सट्रैक्शन हो चुका है, उस एरिया को हमको इमीडिएटली रिक्लेम करना है। तो रिक्लेमेशन हमेशा फेज वाइज करते जाना है। तो बहुत सारा रेगुलेशंस है हमारे कंट्री में, इंडिया में, जो रिक्लेमेशन को बहुत जरूरी पार्ट बना दिया है माइनिंग का। तो माइनिंग और रिक्लेमेशन दोनों साथ साथ चलेगा। तो यही था रिक्लेमेशन। थैंक यू।